नमस्कार। महाकुंभ 2025 एक ऐसा अद्भुत मेला है जहां 40 से 45 करोड़ लोग जुटेंगे, त्रिवेणी के संगम में स्नान करेंगे। मोक्ष, आध्यात्मिक तौर पे मोक्ष, पाप से मुक्ति और इन सब चीज़ों के लिए इकट्ठा जुटेंगे करोड़ों लोग। कई शाही स्नान होंगे, रंग बिरंगे अखाड़े आ रहे हैं, उनकी शाही सवारियां निकलेंगी। टेंट की पूरी नगरी बस गई है। और एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी मैंने पढ़ी कहीं कि इस बार महाकुंभ मेले में जो टेंट सिटी बसाई गई है उसमें 68 लाख बल्लियां लगी हैं। और इन्हें अगर जोड़ें और बिछा दें तो फिर लंबाई संगम से अमेरिका की दूरी से 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो कुंभ मेले का जो आयोजन है वो बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि 12वीं सदी से ये चला आ रहा है और चीनी यात्री ह्यूएन सांग के लेखों में भी इसका जिक्र है। 1895 में अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कुंभ मेला देखा इत्तफाकन और कहा कि ये दुनिया पर लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। और साथ ही आश्चर्यचकित होते हुए लिखा कि आस्था की ये ताकत अद्भुत है जिसमें कमजोर हों, बूढ़े हों, औरतें, बच्चे सब खिंचे चले आ रहे हैं। तो कुंभ की कई पौराणिक कथाएं हैं। समुद्र मंथन से इसके आरंभ को जोड़ा जाता है। आजादी की लड़ाई में इसका योगदान रहा है। 1906 में कहा जाता है कि सनातन धर्म सभा यहाँ पे हुई और प्रयाग कुंभ मेले में मुलाकात के बाद मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शुरू करने का संकल्प यहीं लिया गया। आज़ादी के बाद भारत में पहला कुंभ प्रयागराज में 1954 में हुआ था। इस समय तक कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों तो पहुंची गई थी। तो कुंभ के कई रंग देखेंगे आज हम लोग, क्योंकि इस बार का जो कुंभ है महाकुंभ वैसा शायद पहले कभी नहीं देखा। और इस वक्त सबसे पहले मैं चलूंगी अवनीश अवस्थी जी के पास, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश अवस्थी जो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर के सलाहकार हैं और वो शख्स हैं जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बीचों बीच हैं। तो इतना बड़ा महाकुंभ, इसको संभालना, सजोना और 45 करोड़ या शायद 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने की उम्मीद है। अवनीश अवस्थी जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है ही, तो तैयारियों के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। कितना बड़ा एक जिम्मेदारी है कि सब कुछ ठीक से हो जाए यहाँ पे। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतिम टचेस दी है। बहुत बड़ी, सबसे बड़े मैं कह सकता हूं, हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर पूरे देश का, उसमें जाकर जो है प्रेस को संबोधित किया है। उन्होंने जगह जगह जो हमारे साधु संत हैं उनके अखाड़ों तक गए हैं और साथ ही साथ कुंभ में जो है पानी का आचमन भी किया है। और मैंने भी अभी पिछले 2-3 दिन पहले जाकर कुंभ 2 बार देखा है और मैं ये कह सकता हूं कि कुंभ पूरी तरह से तैयार है। और जिस तरह का इलेक्ट्रीफाइंग रेस्पॉन्स है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो है, जिसको मैं जानता हूं, वो कुंभ आना चाहता है, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो। और यूथ में विशेष रूप से हमको देखने को मिला है। तो अवनीश जी, 2019 का कुंभ जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ही सफलता से आयोजित हुआ है। जी जी और 25 करोड़ लोग पिछले कुंभ में आए हैं। ये तो महाकुंभ है और मुझे ये लगता है कि इस महाकुंभ में 25 का दुगना 50 करोड़ से क्या बिल्कुल। कम जो आएंगे। इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं, मैं आपसे, आपने खुद भी जिक्र किया इस बात का ना कि बहुत उत्साह है लोगों में। मैंने भी कई कुंभ कवर किए, देखे, महाकुंभ से लेकर नासिक से लेकर उज्जैन तक, और मैंने ये देखा कि वहां पे जो लोग आते रहे हैं हमेशा, उनमें और अब जो लोग आ रहे हैं, युवा जो जा रहे हैं वहां पर, सब में बहुत उत्साह और जोश है। ये इसका क्या कारण आपको लगता है? पहली चीज सुरक्षा का है, फिर भव्यता का और सुंदरता का है। आपने देखा होगा अब संगम में, मैं तो 1989 से मैं वहां पहली बार तैनात होकर पहला कुंभ 89 का मैंने देखा है। तो अब जो व्यवस्था है लगभग हर बार 150 दोगुनी होती चली जा रही है। मैं कल परसों अरैल साइड में गया था। पिछले कुंभ में अरैल साइड डेवलप हो रहा था, अब तो एक पूरा शहर वहां बस गया है। तो सेकंड इश्यू यह है कि उसकी भव्यता है। और तीसरा, स्वच्छता। पिछले कुंभ से बायो टॉयलेट्स बनाना, ये इंश्योर करना कि सफाई की व्यवस्था रहे, ये इंश्योर करना कि स्वास्थ्य की व्यवस्था रहे, कोई एक बूंद भी मल का जो है कहीं भी जो है उसका डिस्पोजल ऐसे ना हो कि जो साइंटिफिक मैकेनिज्म से ना हो। तो ये जो सिक्योर यानी सुरक्षित, भव्य, दिव्य और साथ ही साथ जो स्वच्छ कुंभ हुआ है, ये इसका कारण है कि ये नया कुंभ इस बार जी महाकुंभ हो रहा है। जी और इसमें अब की बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल महाकुंभ की बात की है,
उसका यूज किया जा रहा है। तो इतना आसान हो गया है, पार्किंग प्लेसेस इतने बड़े हो गए हैं, बसेस इतनी ज्यादा लगाई गई हैं, पूरे देश में रेलवे ने इतनी ज्यादा वंदे भारत लगाई गई, तो हर व्यक्ति को कुंभ तक आने की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया गया। तो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी यानी कि टेक और अध्यात्म का संगम है इस दफा का कुंभ जो है। जी बिल्कुल, आप जानती हैं कि विश्व के जितने भी टेक्नोलॉजी मेजर्स हैं उनमें सब में लगभग इंडियंस ही हैं, तो क्या कारण है कि हम अपने कुंभ में टेक्नोलॉजी ना इस्तेमाल करें। आखिरी सवाल आपसे, बिजनेस भी बहुत बड़ा है इसका, महाकुंभ है तो महाकारोबार भी है, हर साल बहुत जनरेट हुआ एम्प्लॉयमेंट, और प्रदेश के लिए इकोनॉमी में कितना बड़ा बूस्ट इस दफा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया है देश के लिए 5 ट्रिलियन का, बहुत जल्दी कुछ ही सालों में वो पूरा हो जाएगा। उसी आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 ट्रिलियन का लक्ष्य दिया है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे पहुंचने के लिए हमारे पास जो महत्वपूर्ण सेक्टर है उसमें आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, हाउसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो मेन सेक्टर है वो टूरिज्म है। मुख्यमंत्री जी ने जब 2017 में प्रदेश की कमान संभाली थी तो टूरिज्म के मैं सेक्रेटरी था, उन्होंने कहा था 1% भी आपने अपना पोटेंशियल अचीव नहीं किया है। अब देखिए, अयोध्या देखिए, राम की धरती देखिए, अब आप जो है काशी देखिए, शिव का जो है पूरा स्वरूप देखिए, अब आप संगम नगरी देख रहे हैं, आप गोरखपुर देख रहे हैं, आप जो है आगरा में मेट्रो लग गई है वहां देखेंगे, तो हर तरफ टूरिज्म का जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। तो हमारी ये मानना है कि अगर 40 करोड़ लोग भी आते हैं और 5,000 रुपया भी, 4,000 रुपया भी लगभग वो खर्च करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने कल डिक्लेयर किया है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इकोनॉमिक वैल्यू केवल संगम क्षेत्र में आएगा। जाहिर सी बात है कि उसके साथ बहुत बड़ा कारोबार और अर्थव्यवस्था भी जुड़ी है। धन्यवाद आपका अवनीश अवस्थी जी, आपने इसके अर्थव्यवस्था और कारोबार तमाम चीजों के बारे में हमें बताया कि प्रदेश के लिए कितना लाभदायक है। लेकिन कुंभ दरअसल जो है वो अध्यात्म का संगम है, का समागम है, और वहां पे तमाम साधु संत अखाड़े इसलिए आते हैं, बड़े बड़े संकल्प वहां पर लिए गए, और इसकी ऐतिहासिक जो एक इसकी महत्व है बहुत ज्यादा है। आलोक जी, आप इस कुंभ का हिस्सा बन रहे हैं एक तरह से, क्योंकि इसके लिए जो गीत है कैलाश खेर जी के साथ आपने वो लिखा भी है, उसमें आप शामिल हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप कि क्या है और आपकी भावनाएं खास करके कैसे जुड़ी हैं इससे? आप गए हैं कभी कुंभ मेले में? मैंने शाही स्नान किए हुए हैं। अरे वाह, सारे पाप धुल गए फिर। बिल्कुल, सारे पाप पिछले 2 कुंभ में मैं शाही स्नान मैंने शामिल हुआ उसमें, और जब ये मुझे अवसर मिला कि इसका जो एंथम है एक तरह से महाकुंभ का, उसे लिखना है, तो बड़ा रोमांचित था, क्योंकि ये सब जो शिव की महिमा है, मैं पहले भी शिव तांडव स्तोत्र हिंदी में कर चुका था आशुतोष राणा जी के साथ, तो मुझे तो बड़ा रोमांचित लगा। और फिर उस पर कैलाश खेर जी की आवाज़, कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। मैंने अपने गीत में भी लिखा कि देखिए, अब तो हम रह रहे हैं एक सोशल मीडिया के दौर में, अब तो हम एक सूचना के आदान प्रदान के, त्वरित आदान प्रदान के दौर में रह रहे हैं। लेकिन कब से ये सदियों से चला आ रहा है कि ना कोई चिट्ठी जाती है किसी को, ना कोई तार जाता है, ना कोई सूचना जाती है, ना कोई आमंत्रण जाता है, फिर भी लाखों करोड़ों लोग अमुक दिन अमुक अवसर पर, शुभ अवसर पर वहाँ उपस्थित होते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा अभी अवनीश जी कह रहे थे, 2012-13 का जो महाकुंभ था वो मैंने भी बतौर पत्रकार भी अटेंड किया था, और वैसे भी मैं गया था, तो मैंने देखा कि कोई अव्यवस्था जो है इस तरह की नहीं थी कि जहाँ कोई प्रशासनिक दल बल को किसी उसकी ज़रूरत पड़े। इतना ज़्यादा जो है वो, जो लोग वहाँ पहुँचते हैं, जो लोग वहाँ शामिल होते हैं, वो अपने अंदर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा लिए हुए होते हैं कि नकारात्मकता कहीं प्रवेश नहीं कर पाती। हम उद्दंडी तब होते हैं जब हम कहीं ना कहीं निगेटिव होते हैं, तो वहाँ इतनी सकारात्मकता होती है, इतना ज़्यादा ऐसा वातावरण होता है कि आपको लगता है कि आप सचमुच में वो जो देवगणों ने वहाँ से अमृत छलक गया था उनके कलश से या जो समुद्र मंथन से, वो कहीं ना कहीं उस अमृत का पान आप कर रहे हैं,
तो एक दिव्य आनंद होता है, इसलिए वहाँ कुछ इस तरह की अव्यवस्था मुझे नहीं लगता कि कभी होती। वो तो बिल्कुल जाहिर है, लेकिन इस दफ़ा ये भी एक मेला तो है ही, वो आध्यात्मिक मेला है। बहुत सारे लोग अलग अलग मकसद से वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं। और हमने तो भी यही सुना हमेशा फिल्मों के जरिए कि कुंभ में गए और बिछड़ गए। तो पहले वो कुंभ था, लेकिन अब बहुत टेक्निकल कुंभ है, तो बहुत तकनीक हो गया, बिछड़ना मुमकिन नहीं है। अब कुंभ में दो भाई बिछड़ेंगे नहीं, बहनें बिछड़ेंगी नहीं, माँ बच्चे से फिल्मों का नहीं कॉन्सेप्ट था, बिछड़ेगी। तो फिल्मों में उस तरह से पहले दिखाया गया था। आपने जो ये एंथम इसका लिखा है ना, मैं चाहूंगी कि एक दफा आप कुछ हिस्सा उसका जरा जी सुना मैं ज़रूर पढ़ूंगा उसको। और जो उसकी विशेषताएं हैं कि 12 वर्ष के बाद ये आया महापर्व है जी। वसुंधरा पर अमृत लाया, जो एक पौराणिक कथा हमारे यहाँ मिलती है कि जब देवों और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो अमृत की कुछ बूंदें गिरी, और उससे जहाँ 4 जगहों पर वो गिरी तो वसुंधरा पर अमृत लाया महापर्व है। भक्तजनों ने झूम के गाया महापर्व है, संतों ने जयकार लगाया महापर्व है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। और बड़ा अच्छा एक मैं लिखते समय मुझे मेरा मन हो रहा है कि वो मैं आपको सुनाऊं कि संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि किसी को बुलाया जा रहा है, किसी को आवाज़ दी जा रही है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है। देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी। अब ये जो पूरा का पूरा एक इंद्रधनुष बनता है, उसमें संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगम में डुबकी। ये पूरा एक जो वसुदेव कुटुंबकम का एक हमारा थॉट है, हमारा कॉन्सेप्ट है। एक साथ सब लगा रहे संगम में डुबकी, बाबा जोगी बांट रहे जनमन को शुद्धि, एक जगह आ बैठी हैं भक्ति और शक्ति, कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। क्या बात है, महाकुंभ है। और ये ऐसा मेला है जो अपने सकाना चिट्ठी न तार, मेला ये अपार है। वाकई इसको देखने से समझ में आता है कि किस तरह की भव्यता है। और इस बार तो कह रहे हैं कि ऐसी भव्यता नजर आ रही है क्योंकि इसका स्केल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो पंकज जी भी हमारे साथ, जो लेखक और अर्थशास्त्री हैं, यहाँ सुशील पांडे जी हैं, इतिहासकार हैं। जब हम अभी सुशील जी बात कर रहे हैं ना कि इसकी भव्यता इस बार जो है, ऐसा मेला पहले कभी देखा नहीं। सदियों से कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, और जैसा अभी आलोक जी ने लिखा भी अपने गीत में कि स्वसंचालित है, ये सब कुछ ऑटो मोड पे चल रहा होता है, लोग आ रहे हैं, मेला चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से होता रहता है हमेशा। पर इसमें कुछ बदलाव क्या आप अभी देखते हैं जहाँ तक इसके स्केल की बात है, या एक अगर मैं कहूँ तो एक रिसर्जेंस दिखती है मुझे भक्ति में भी, क्योंकि सब आकर्षित हो रहे हैं, युवा भी वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण या क्या बदलाव आप देखते हैं इस बार? शायद ही कोई होगा जो नहीं जान रहा होगा कि महाकुंभ हो रहा है। देखिए नगमा जी, आज जो 2025 का भारत है, इसका निर्माण कैसे हुआ? सदियों से जहाँ हमारे देश में संचार के साधनों का अभाव था और देश में अलग अलग भाषा, संस्कृति, धर्म, विचारधाराएं थी, वहाँ पर हमारे यहाँ संगम के किनारे जो कुंभ लगता था, उसकी भूमिका थी कि अलग अलग ऐसे विचारों के बीच समन्वय और कैसे सबको साथ लेकर के आगे बढ़ा जाए। इससे भारत का निर्माण शुरू हुआ। मध्यकाल में जब भक्ति संत और सूफी संत आए और हमारे देश में धार्मिक समन्वय की समस्या आई, तो कुंभ ने उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक काल में जब स्वतंत्रता संग्राम की बात आई तो पूरे आज़ादी की लड़ाई में कुंभ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्यों? हमारे जो ऐसे धार्मिक आख्यान थे, हमारी जो परंपराएं थीं, उनके पीछे किस प्रकार की वैज्ञानिकता और किस प्रकार के तर्क छुपे हुए थे। सुशील पांडे जी, आपने जो वैज्ञानिकता की बात की ना, इतने सारे यहाँ पर भी युवा हैं, सब मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट से आए हैं, और जो तमाम लोग देख रहे हैं वो ये समझना चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है कि क्या वैज्ञानिकता, होता क्यों है कुंभ, आखिर ज़रूरत क्या है यहाँ पर इस समागम की? जी देखिए नगमा जी, यहाँ पर कुंभ की जो महत्वपूर्ण भूमिका मैंने आपको बताया कि जब एक ऐसा देश जहाँ पर अलग अलग विचारधाराएँ हों, अलग अलग धर्म हों, अलग अलग क्षेत्रीय भौगोलिक विविधता हो, उनके बीच समन्वय कैसे स्थापित होगा। तो यहाँ पर जो धार्मिक आख्यान हैं या परंपराएं हैं, स्नान की परंपरा है, तो मैं मानता हूँ उनका जो महत्व है वो केवल लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। कुंभ एक ऐसा स्थान के रूप में विकसित होता है जहाँ पर सभी लोग आपस में समन्वय करते हैं और आपस में वैचारिक ऐसे विमर्श स्थापित होते हैं।
तो उसमें वैज्ञानिकता यह है कि एक निश्चित समय पर सूर्य की किरणें जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती पर पड़ती हैं तो कैसे ऐसी ऊर्जा विकसित होती है कि जहां पर स्नान करने से आपके शरीर की ही केवल शुद्धि नहीं होती है बल्कि आप ऐसी आध्यात्मिक और भौतिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। लेकिन यह धार्मिक आख्यान है, इसके पीछे विज्ञान भी है, लेकिन उससे बड़ा जो संदर्भ है वो यह है कि अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृतियों, क्षेत्रों को जोड़ने के लिए देखिए नकबा जी, हमारे यहाँ शैव और वैष्णव परंपराओं में काफी प्रतिद्वंदिता रही है, काफी संघर्ष भी रहा है, लेकिन यहाँ पर शैव और वैष्णव दोनों के अखाड़े और दोनों के संत आके यहाँ स्नान करते हैं। जी जी, तो किस लेकिन प्रकार कई दफा ये डर भी रहता है कि टकराव ना हो जाए, मैंने खुद देखा और इतिहास भी है। बहरहाल अब इन सब चीज़ों को भी संभालने के लिए और ठीक से संचालित करने की जो कोशिश है, खास करके जब जूना अखाड़ा आता है तो देखा है। मुझे तो लगता है हमेशा से कि हमारा जो पूरा देश है वो एक इंद्रधनुष की तरह है, एक रेनबो है वो, और उसमें जो सुशील जी मुझसे बात कर रहे थे किसी एक धर्म की, बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि जितने हमारे यहाँ एक हम पूरी की पूरी जो एक गुलदस्ते की तरह हैं, हमारे सबके तीज त्यौहार वो जो एक हमारी एक जो प्रामाणिक सी हमारा कह लीजिए कि मोटिव है, वसुदेव कुटुंबकम, तो चाहे वो ईद का चांद हो और या पूर्णिमा की रात हो, ठीक है, जिसको हमारी माताएं बहनें घर में जिस पूनम की रात को एक दिन हम लोगों के लिए आयु की कामना करती हैं, या फिर वो छोटा सा चांद जो निकलता है और उससे फिर वो जो सिवैयाँ बटती हैं और हम लोग सब मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब ऐसे उत्सवों को हम उत्सव धर्मी हैं, हम उत्सवों में विश्वास इसलिए रखते हैं क्योंकि उत्सव जो होता है वो भावनाओं के आदान प्रदान का सबसे बड़ा सेतु होता है जी। वो राम सेतु की तरह होता है, जहाँ से आप अच्छाई से बुराई की तरफ जाते हैं और बुराई को समाप्त कर फिर वापस एक अच्छाई की तरफ आते हैं। तो ये सारे जो उत्सव हैं जी, चाहे वो महाकुंभ हो, कुंभ हो, कोई तीज हो, त्यौहार हो, दिवाली हो, ईद हो, एक होली मौका हो, होता है ये सब इसलिए। मौका होता है जी। कि हम वसुदेव कुटुंबकम की अपनी जो परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है, युगों युगों से चली आ रही है, उसको रिचार्ज कर लें, एक जगह आ जाएं। हमारे साथ में स्वामी चिदानंद जी भी जुड़े हैं और अब एक कॉन्क्लेव एनडीटीवी ने किया था जिसमें स्वामी चिदानंद आए थे, तो उन्होंने उस मौके पर कुंभ को लेकर क्या कहा है मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगी, क्योंकि यही कुछ बातें वो भी कह रहे थे कि कैसे कुंभ में लोग इकट्ठा होते हैं और एक सकारात्मकता जो है वो वहाँ पे फैलती है। ये मेला पूरे मुल्क को बदलेगा। ये मेला केवल प्रयागराज की नहीं बल्कि दुनिया की शक्ल को बदल देगा, और ये दुनिया की शक्ल को नहीं बल्कि लोगों की अकल को भी बदल देगा। इसलिए ये मेला जो अकल भी बदल देगा, नैरेटिव को बदलेगा, नेगेटिविटी को बदलेगा, ये प्रयाग का प्रयोग सबको जोड़ने का और सबसे जुड़ने का काम करेगा, जहां दर्शन होगा, सेवा, साधना और समर्पण का। लेकिन उसके साथ साथ हम साधना तो करें, लेकिन आज हमें लगता है हमें पर्यावरण को भूल नहीं जाना होगा, क्योंकि पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि पूजा और प्रदूषण साथ साथ नहीं जाते हैं, पर्यावरण को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। करोड़ों लोग वहां पर आएंगे और स्नान करेंगे, और खास करके इस बार ध्यान रखा गया है कि स्वच्छता हर हालत में बरकरार रहे। कितना अच्छा वो मैसेज, अगर उसका थिन मैसेज देखें, उसका पतला सा मैसेज देखें, तो ये है कि आप अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए, अंदर बाहर से। बिल्कुल, एक नवीनता, और वो नवीनता आएगी तो स्वच्छता अपने आप आएगी, आप पुरानी चीजों को हटाएंगे। जब नकबा जी बहुत स्ट्रगल था इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच शुरू में, तो सूफी और भक्ति संत संगम में इस पर डिस्कशन करते थे कि सोसाइटी में कैसे बदलाव हो, कैसे समन्वय हो। बड़ी बहुत महत्वपूर्ण। 1857 में भी जब बगावत शुरू हुई अंग्रेजी शासन के खिलाफ, तो जो सन्यासी मूवमेंट रहा वो उसकी नींव भी वहीं से पड़ी, वहीं से शुरुआत हुई। कुंभ में चूंकि सब इकट्ठा होते थे और अंग्रेजों ने उस पर टैक्स भी लगा दिया था बाद में। 1918 में गांधी जी ने खुद स्नान किया जी, और उसके बाद क्रांतिकारियों का बहुत प्रमुख अड्डा रहा ना, सब उसी में मिलते थे, आपस में योजनाएं बनाते थे। आप ये भी बात कर रहे थे पांडे जी के वहाँ पर तमाम सूफी संत हैं और जो हिंदू धर्म के संत हैं वो सब भी इकट्ठा होते थे, मेल मिलाप का भी एक मौका रहा है कुंभ जो है। जी देखिए नकबा जी, आज जो हमारे समाज की एक बड़ी प्रमुख समस्या है कि जो जितने प्रकार के भी संघर्ष हैं आज हमारे समाज में, एक चूँकि भारत कई अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं से मिलकर के बना है, अलग अलग संस्कृतियों से मिलकर के बना है, तो आज ऐसे संघर्ष वाले समाज में संदेश क्या है एक ऐसी लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए, एक ऐसी समन्वयवादी संस्कृति के लिए
कि गंगा और यमुना जो गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती हैं, वो बीच में ढेर सारी नदियाँ, ढेर सारे नाले, ढेर सारे ऐसे स्थान पर वो होते हुए आती हैं और यहाँ आकर के दोनों मिल जाती हैं। तो उसमें कितना समन्वय है, अलग अलग विचारधाराओं का, अलग अलग नदियों का, अलग अलग प्रकार का जल है। लोग के कहते हैं कि इतने लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और नदियाँ जो हैं वो उतनी स्वच्छ भी नहीं रही हैं, तो बहुत लोगों को ये भी लगता है देखकर, तो पर्यावरण और साफ सफाई भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आलोक जी। बेशक, मैं एक बात अभी जो सर कह रहे थे, मुझे उस पर हल्की सी मुस्कुराहट इसलिए आ रही थी कि हम जो संदेश आते हैं, जैसे आशुतोष राणा जी की एक पुस्तक है रामराज्य, उसमें एक बड़ा अच्छा कोट है कि हम राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते। तो अब देखिए कि एक महाकुंभ है, वो एक ऐसी जगह पर आपको मोक्ष की प्राप्ति करा रहा है जहाँ तीन नदियों के संगम है, गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती। ठीक है ना सर जी? तो उस संगम में स्नान करके हम पवित्र हो रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। पर जो संस्कृतियों के संगम है विभिन्न, मतलब मैं अपने एक लेखकीय उससे कहूँगा, जो हमारे भारत में, जो हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियों का संगम है, हम उससे जो है वो किनारा कशी कर रहे हैं, उससे हम दूर जा रहे हैं, हम अपने अलग अलग खेमे लगा रहे हैं। तो जब हम एक संगम पर आकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत सारी संस्कृतियों के इस देश में एक साथ, उन संस्कृतियों को एक साथ लाकर अगर हम लोग सब बैठें तो कितना बड़ा मोक्ष प्राप्त होगा। ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात आपने कही, पर ऐसा ऐतिहासिक तौर पे ये दिखता है कि ये इस तरह के मौके भी आए हैं जब लोग इकट्ठा हुए हैं अलग अलग धर्मों के, संस्कृति के, कुंभ के मौके पे। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, इसमें नगमा जी, सबसे पहले वत्स जो राज्य था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, तो वहीं से विवरण मिलना प्रारंभ हो जाता है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों से पूरे देश में बिना किसी सूचना के, बिना किसी आमंत्रण के एक निश्चित समय पर लोग इकट्ठा होते थे। चीनी यात्री आया और ह्वेनसांग लिखता है 630 ईस्वी के आसपास कि कैसे हर्षवर्धन के शासनकाल में महाकुंभ का आयोजन हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, नकबा जी को लिखता है कि उस समय 5 लाख लोग उसमें भागीदार थे और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से। इस पर ह्वेनसांग लिखते हैं कि कैसे ये अलग अलग संस्कृतियां, जहां एक दूसरे की भाषा नहीं जान सकते, एक दूसरे की संस्कृति अलग है, कैसे वो सब मिलकर के आपस में एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो ये नगमा जी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ सभी संतों ने, जो अलग अलग धर्म और विचारधाराओं के थे, कैसे आपस में उन्होंने समन्वयवादी विचार दिया और कैसे हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग धर्मों, जो आपस में काफी विरोधाभासी भी थे, कैसे उनके बीच एक समन्वय हुआ और आज उसका परिणाम दिख रहा है कि देश में एक ऐसी लोकतांत्रिक संस्कृति विकसित हुई जहां पर सभी को बराबर का महत्व है। जब देश ने एनटीवी खोला, हर घर में लग गए कुंभ का मेला। सची हुई है कुंभ की दुनिया, बजे नगाड़े और बोले हर मुनिया। कुंभ की दुनिया, कुंभ की दुनिया, एनडीटीवी पर महाकुंभ की दुनिया। अब के लिए ये कुंभ की दुनिया। कुंभ का संदेश जो है वो आध्यात्मिक मोक्ष के अलावा एकजुटता का भी है, हमारी अलग अलग संस्कृतियों के साथ आने का भी है। कुंभ के मौके को इस्तेमाल किया गया है कई दफ़ा बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट्स की शुरुआत के लिए भी, चाहे वो 1857 की बगावत के लिए सन्यासी मूवमेंट की बात हो। मैंने पहले ही बताया था कि BHU की विचारधारा जिसकी नींव रखी गई वो कुंभ के मौके पे लगी गई। तो चूँकि एक बहुत बड़ा जमघट है लोगों का, जहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होता है और लोग महीनों वहाँ पे रहते हैं, तो ये सब बातचीत होती है। पंकज जी वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, इसके जो दूसरे पहलू हैं, जो इसका एक टेक्नोलॉजी का पहलू इस बार दिखता है, उस हिसाब से भी ये कुंभ जो है वो बहुत अलग है। जो अर्थव्यवस्था या जो इससे जो जनरेट हो रही है इकोनॉमी या एम्प्लॉयमेंट, वो इस बार बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रही है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। इस दफ़ा शायद टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, AI तक का इस्तेमाल हो रहा है। इसको ये अलग बनाता है बाकी कुंभ, महाकुंभ से। जी नगमा जी, इस बार का जो कुंभ होगा, डिजिटल महाकुंभ का नाम दिया गया और ये मुझे लगता है कि AI टेक्नोलॉजी जो इस समय आ रही है दुनिया में, उसके एप्लीकेशन टेस्ट का सबसे बड़ा मंच होगा। 45 करोड़ लोग में से करीब 50-60% लोग जो टेक सेवी होंगे और जो 20% जो बाकी के लोग टेक सेवी नहीं होंगे, वो भी किसी न किसी माध्यम से टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे होंगे। तो दुनिया में इतने कम समय में AI की टेस्टिंग अगर कहीं संभव हो पा रही है, AI का फिजिबिलिटी टेस्ट भी अगर देखना हो कोई संभव हो पा रही है,
तो मुझे लगता है कि कुंभ है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मंच साबित होगा एआई एंड टेक्नोलॉजी के टेस्ट के लिए। दूसरा, यहाँ जो आबादी प्रिडिक्ट की जा रही है सरकार की तरफ, वो अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा आबादी यहाँ पे प्रिडिक्ट की जा रही है। मतलब ये आबादी एक पर्टिकुलर किलोमीटर एरिया में 45 दिन के अंदर पास थ्रू होकर निकलेगी। एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है इसमें इस दफा? एआई का इस्तेमाल देखिए, उसमें इमेजिंग टेक्नोलॉजी लिया गया। अगर कोई खो जाता है तो उसको इमेजिंग से वो पता करेंगे कि भाई ये व्यक्ति जो है कहाँ खोया है। उसके बाद आप उनका जो व्हाट्सएप, आप चैट जीपीटी जो है आप यूज करिए, जो उन्होंने चैट बोर्ड बनाया है। जी। चैट बोर्ड के माध्यम से आप किसी भी तरह की समस्या हो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। वो बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया है। व्हाट्सएप पे चैट बोर्ड उन्होंने बनाया हुआ है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप जा सकते हैं। कहीं भी आपको कोई समस्या होती है, हर जगह वहां पे क्यूआर कोड हुआ है। क्यूआर कोड के थ्रू आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। हर जगह आपको क्यूआर कोड मिलेगा। तो ये एक तरह से जो क्यूआर कोड हो गया है, ये को बोलते हैं ना कि कटौती में गंगा, तो क्यूआर कोड में पूरा कुंभ इस बार समाया हुआ है। पूरा जगह जगह आप जहां जाएंगे तो लगेगा कि पूरे कुंभ की इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर क्यूआर कोड में है। जहां जाइए आप वहां पर क्यूआर कोड आप स्कैन करिए और आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप खो भी गए हैं तो भी आप मिल जाएंगे। इस तो बार- एआई का इस्तेमाल, जो सबसे बड़ी समस्या खोया वाले होते हैं कि जी। कुंभ में लोग खो जाते हैं, जी, उसका जी। सबसे बड़ा सलूशन बन के एआई आया हुआ तो है। अब तो कई कुंभ मोर्चे में पे खोना AI जो है वो मुमकिन है ही नहीं। पहली दफा इस बार कुंभ में देखा जाएगा। और पहले जो हमने कुंभ देखा उसमें इस तरह की दुकानें या इस तरह का व्यापार वो नहीं देखा था पहले, जो इस बार हो रहा है। और आप डिजिटली पे कर सकते हैं, क्यूआर कोड से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कोई खो नहीं सकता। जहां खोने की बात है तो कुंभ के बारे में सबसे प्रचलित यही बात रही थी कि कुंभ मेले के बिछड़े हुए भाई या बहन या माँ या बेटा, और फिल्मों में यही हमारे दिखाया गया। चाहे फिल्में आपको आलोक जी याद होंगी, दो अनजाने हो बिल्कुल। या बहुत सारी फिल्में हैं, नाम हाथ पे नाम हाथ पे लिखवा लेते थे। हाँ। कि भाई मेले में खो नहीं जाए, और उसकी कोई निशानी बनवा लेते थे। जी, जी, कि जो मेले अब में जा जो रहे अब टैटू में तब्दील हो गई है। बिल्कुल। तिग्मांशु धूलिया भी हमारे कॉन्क्लेव में आए थे। एनडीटीवी ने जो कॉन्क्लेव किया था और फिल्मों की बात उनसे हुई कि कुंभ मेले को किस तरह से फिल्मों में दिखाया गया है, उसके इतिहास या उसके जो और पहलू हैं उसको तो ज़्यादा नहीं, पर इस पहलू को बहुत दिखाया गया था कि कुंभ मेले का मतलब ही ये होता था। लेकिन उसके अलावा भी उसके इतिहास पर भी उन्होंने कुछ बातचीत की है हमसे, सुनवाते हैं वो आपको। कुंभ जिस पर्पस के लिए होता है, जैसे कि अभी इससे पहले हम बैठे हुए थे, बहुत सही बात की कि मतलब देश में आपको आगे कैसे बढ़ना है, इकोनॉमिकली नहीं, मतलब स्पिरिचुअली, और विजन क्या है देश का, ये सारी बातें होती थी। जब अभी कुंभ होता था, बड़े बड़े ऋषि मुनि आके वहाँ बैठते थे, संत बैठते थे, दिशा सेलेक्ट करते थे कि जाना कहाँ है इस देश को। तो ये तो इस तरह की चीज़ फिल्मों में नहीं हुई। मैं मानता हूँ इस बात को, गलती होगी कहीं। ज़्यादातर कुंभ में जो क्लाइंटेल है वो गांव के लोग हैं। बड़े बड़े जो होटल्स हैं, वो बड़े बड़े लोग आते हैं, वो 2-3-4 दिन, किसी दिन मेन नहान वाले दिन रहे चले जाते हैं। लेकिन जो असली क्लाइंटेल है, जो वो पूरा 1.5 महीना रहते हैं नदी के पास उस ठंड में, और वो उनको बोलते हैं हम कल्पवासी। तो उनके तो बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे जब जाते थे बेचारे सर मुंडवा के, वहीं अपनी खिचड़ी बनाते थे, सुबह पूजा अर्चना करते थे, रात को करते थे, फिर सो जाते थे, फिर सुबह 4 बजे उठ के डुबकी लगाते थे ठंड में। तो उनकी श्रद्धा देख के तो मतलब आपको बहुत होता था कि यार रियल लोग तो ये हैं। और फिर उस इंस्पायर्ड होते होते फिर मैंने अपनी जो पहली फिल्म बनाई उसमें भी। जी, ये बात मैंने देखी, जो कुंभ की कवरेज मैंने की, कि जो असली जो ज़्यादातर लोग वहाँ पर आते थे वो गांव के लोग होते थे। वो एक तबका ख़ास होता था, या तो फिर साधु संतों का जो डेरा होता है वो, या फिर अलग अलग अखाड़े, और उसके अलावा बाकी जो हैं वो ज़्यादातर छोटे शहरों से और गाँवों से लोग आते थे। शहरों से भी आते थे, लेकिन जैसा तिग्मांशु कह रहे थे, एक बड़े पैमाने पर वो लोग होते थे। वो भी शायद इस दफ़ा कुछ बदला हुआ सा नज़र आता है। इस दफ़ा वो एक ऐसा मेला नज़र आ रहा है जहाँ पर विदेशों से बहुत लोग आ रहे हैं। भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनमें एक उत्साह है लेकर वो ख़ास कुंभ मेले के लिए आ रहे हैं। हमने बातचीत की है इस दौरान वहाँ पे जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनसे, आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा साहब, आप तो इसके पूरे आयोजन के केंद्र में हैं, और जहाँ 40-45 करोड़ लोग आने की उम्मीद है, वहाँ पर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरह से काम चल रहा है? बिल्कुल, बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही अलग है, बहुत ही दिव्य है, बहुत ही भव्य है। इस बार हम लोग सबसे ज़्यादा लोगों के आने का अनुमान कर रहे हैं। अभी तक जो कुंभ में अधिकतम लोग आए थे वो 22-23 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।
इस बार उसका डबल यानी कि 45-46 करोड़ लोगों के आने का हम लोग अनुमान लगाए हैं। शर्मा साहब, एक और बात, इस दफ़ा एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसका प्रचार प्रसार जो हुआ है उसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुंभ हमेशा से होता रहा, लेकिन इस बार जितना ज़्यादा लोग इसके बारे में जान रहे हैं वो कुछ बदला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और माननीय मोदी जी की भारत सरकार, दोनों ही अपने देश की सनातन संस्कृति में मानने वाली सरकारें हैं। इसलिए स्वाभाविक बात है कि इस आस्था के इस पर्व को, श्रद्धा के इस अवसर को हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ, बहुत ही बखूबी इसे पूरी दुनिया में उजागर करने का, पूरी दुनिया में प्रचारित करने का काम किया है। और उसी के अनुरूप हम लोगों ने वहाँ व्यवस्थाएं भी बनाई हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं मेले के क्षेत्र की बात करूँ तो अभी तक 3200 हेक्टेयर का मेले का क्षेत्र हुआ करता था। और पिछले दिनों से उसको लगभग डबल करके इस बार 4000 हेक्टेयर से ज़्यादा का मेला का क्षेत्र बनाया गया है। टॉयलेट की बात किया जाए, शौचालय की बात किया जाए तो 1,10,000 टॉयलेट मैक्सिमम अभी तक किसी भी कुंभ में बने थे। इस बार उनकी संख्या 1.5 लाख की जा रही है। पार्किंग के स्पेस की हम बात करें तो पहले 1200 हेक्टेयर में पार्किंग का स्पेस हुआ करता था, उसे बढ़ा करके 2000 हेक्टेयर किया गया है। लाइट की व्यवस्था की मैं बात करूं तो लगभग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा सिर्फ लाइट की समुचित व्यवस्था हर कोने में, हर गली में, हर टेंट में, हर जो घाट है वहाँ पे लाइट की समुचित व्यवस्था, इसके लिए लगभग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तो सिर्फ बिजली के काम हमने ऊर्जा मंत्री के रूप में कराए। एक और सवाल ये कि बाहर जो भारतीय रहते हैं उनमें भी बहुत उत्साह है और हमने सुना है कि बड़ी तादाद में बाहर रहने वाले भारतीय भी आ रहे हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, तो उसके बारे में बताइएगा कि क्या आप लोगों को इसके बारे में अब तक जानकारी मिली है? जो भारतीय बाहर रहते हैं उनमें तो अनेक असंख्य इंक्वायरियां आ रही हैं। असंख्य लोगों ने अपने अपने टेंट, अपनी बुकिंग कर लिया है और मैं मानता हूं कि लाखों की संख्या में हमारे विदेश में बसे हुए भारतीय जो हैं इस महाकुंभ का अनुभव का लाभ लेने के लिए अवश्य आएंगे। सैकड़ों लोग तो हमारे व्यक्तिगत संपर्क में हैं जिन्होंने अपने आने की हमको इतला दे दिया है, अपने आने के लिए व्यवस्थाएं हमसे पूछी हैं। लाखों लोग आएंगे। उसी प्रकार हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक, जिनको विदेशी कहा जाए, विदेशी मूल के पर्यटक भी आएंगे और उसमें भी सैकड़ों संस्थाएं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कई लोग तो ये क्या मैनेजमेंट है, कैसे भारत जो है इतनी बड़ी संख्या को एक जगह श्रद्धा के एक सूत्र में बांध करके कैसे रखता है, कैसे साफ सफाई करता है, कैसे क्लीनलीनेस मेंटेन करता है, कैसे हाइजीन मेंटेन करता है, कैसे इतने लोगों की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से हम लोग चलाते हैं, कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग कर रहे हैं। सारी बातें देखने के लिए पूरे विश्व की रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लालायित हैं, देखना चाहती हैं और स्टडी करना चाहती हैं। ये सच में अपने आप में एक पूरे विश्व के लिए एक केस स्टडी होगी हमारा महाकुंभ का सफल आयोजन। सबके लिए ये कुंभ की दुनिया, सबके लिए ये कुंभ की दुनिया। इस वक्त मैं पंकज गांधी आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये जो क्लाइंटेल की बात कर रहे थे अभी तिग्मांशु धूलिया, कि ज़्यादातर गांव के लोग होते थे, वो भी बदला है क्या? क्योंकि इसके अराउंड पूरा एक रिलीजियस टूरिज्म, लोग काशी भी चले जाएंगे, लोग अयोध्या भी चले जाएंगे अगर हम कुंभ मेले में जा रहे हैं तो उसको उस तरह से भी प्रोजेक्ट किया गया है इस दफ़ा। देखिए, कल्पवासी के अलावा जो है यूथ काफी संख्या में कुंभ में बढ़ा हुआ है और बाहर के लोग, जो डायस्पोरा के लोग हैं, वो भी जो है जिस तरह से कुंभ का प्रचार प्रसार पिछली बार हुआ, लोग आए और वो माउथ पब्लिसिटी हुई कि हाँ इतना स्वच्छ कुंभ था, पुलिस या प्रशासन का कोई दखलंदाजी नहीं था, पुलिस का वेलकम अप्रोच था, तो उसके कारण भी एक मैसेजिंग गया। तो एक कुंभ का जो आकर्षण इस बार काफी बढ़ गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी हाथ है। अब की बार जो है कुंभ में यूथ की संख्या काफी आपको बढ़ी हुई मिलेगी और यूथ का जो है सनातन की तरफ झुकाव भी आपको मिलेगा देखने को। पहली बार यूथ को लग रहा है कि जो हमारा सनातन दर्शन है भारत का, वो साइंस से कनेक्टेड है। बहुत सारे वेबसाइट आ रहे हैं, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं,
तो जो यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, कल्पवासी तो जो मूल है ही है, हाँ। इस बार यूथ का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ा ये है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, आपके भी इस पर विचार चाहूंगी आलोक जी। बिल्कुल इनकी बात से सहमत इसलिए हूँ, इन दिनों हम लोग एक प्ले कर रहे हैं हमारे राम, आपने सुना होगा, उसके गीत लिखने का सौभाग्य मुझे मिला। तो अभी जो उसके प्रोड्यूसर हैं राहुल भुच्चर, जो राम की भूमिका निभा रहे हैं, और उसमें जो रावण का किरदार है वो आशुतोष राणा जी ने अभिनीत किया है। तो अभी हम लोग एक दिन उसके आंकड़े देख रहे थे, तो आश्चर्यचकित इस बात को लेकर हुए कि मुंबई जैसे महानगर में जब हमारे राम प्ले हो रहा था, तो उसमें 60 से 70% से अधिक जो देखने वाले दर्शक थे, जो टिकट लेकर आ रहे हैं, वो यूथ हैं। वो 24 से कम उम्र के हैं या 24 से 30 के बीच के हैं। तो ये सचमुच में बहुत आश्चर्यजनक भी है और सुखद आश्चर्यजनक है। युवा बहुत बड़ी तादाद में अट्रैक्ट हो रहे हैं। पंकज जी, जैसा आप बता रहे थे, बहुत सही के इस तरह से भी बहुत अलग है ये, और युवाओं का रुझान जो है वो इस तरफ हुआ है। इतने सारे यहाँ पर युवा बैठे हैं, IIMC से बहुत सारे हैं, तो आपको लगता है कूल हो गया? हाँ, एक तरह से हो गया, एक फोमो लोगों में आ गया है कि हमें भी इतना बड़ा एक आयोजन मिस नहीं करना है और अपनी रूट से कनेक्टेड रहना है। जी, मैं मूलतः प्रयागराज से ही हूँ। अच्छा। तो मैं अभी हो के आया हूँ वहाँ पे, तो अब क्योंकि मैं अपने शहर से दूर हूँ यहाँ पर, तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं प्रयास करूँगा कि वापस वहाँ पे जाऊँ। तो आपने पहले भी कुंभ मेला देखा मैं होगा? बेसिकली वहीं से हूँ, तो मैं वहीं रहता हूँ। हाँ। अभी मैं इस साल के लिए दिल्ली आया हूँ, तो इस दफा कैसा अलग लग रहा है कुछ? क्योंकि अब पूरा शहर, पूरा देश, पूरा विदेश वहाँ पे जा रहा है और मैं यहाँ हूँ, तो अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। वो स्वच्छता जो कभी प्रयागराज में नहीं होती थी, वो स्वच्छता के मामले में शीर्ष पे पहुँच गया है। और वो लाइटिंग जो एक दिव्य कुंभ बनाने के लिए जो एक प्रयास किया गया है सरकार की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। आलोक सर ने जो बताया है, तो मैं ये सुन के चौंक गया कि अच्छा ये भी कुछ होता है। और मुझे एक चीज़ ये समझ में आ गई, ये महाकुंभ तो है ही, ये है महासंगम है। संगम लोगों का है। संगम सिर्फ ना यमुना का है ना गंगा का है, संगम हम लोगों का है। मैम, तो आप जाना चाहते हैं, इसलिए बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि हम लोगों का संगम है, और हम लोग, हमारा शो भी है, हम इसी बारे में बात कर रहे हैं आज हम लोग से। बात और लग रही है इन सब की बात सुन के कि अगर आप देखें तो बड़े पॉजिटिवली हमारा आज का युवा जो है वो रियल लाइफ से धीरे धीरे निकल के रियल लाइफ की तरफ आ रहा है। तो ऐसे जो समागम होते हैं, ऐसे जो महाकुंभ होते हैं, वो रियल लाइफ से निकाल के रियल लाइफ में जोड़ने का बड़ा काम करते हैं। पंकज जी, पहले आपने तो बताया ही कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और QR कोड में समाया हुआ है पूरा कुंभ। पहले भी आपने कुंभ देखा होगा, इस दफ़ा उसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, जागरूकता बहुत ज़्यादा है, सारे लोग जान रहे हैं कि कुंभ हो रहा है और एक महापर्व का आयोजन हो रहा है। ऐसा कुछ फ़र्क मुझे लगता है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, फर्क तो इस बार बताना, डिजिटल महाकुंभ है, तो आपको डिजिटल का तो पूरा फर्क हमको दिखाई देगा कि इस बार पूरा कुंभ जो है हर आदमी के मोबाइल पे रील के माध्यम से पहुंचेगा। पहले क्या होता था कि कुंभ के अंदर की जो बातें होती थी, अंदर की जो तस्वीर होती थी, वो लोगों को नहीं पता चलता था। अखबारों के माध्यम से पता चलता था या फिल्मों पता चलता था, तो तरह तरह की भ्रांतियां भी थी। लेकिन ये जो हमारे युवा हैं, यूथ हैं, जो डायरेक्ट जो वीडियोग्राफी करके अपना रील अपलोड करेंगे, तो जो अंदर की तस्वीर जैसी लोगों को जाएगी, तो अभी जो उन्होंने बताया, वो फोमोफोबिया ने ये लोगों को जो है अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, मुझे जो है कुंभ में जाना चाहिए। तो ये जो 45 करोड़ की संख्या बनेगी, उसमें रील का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और जो सबसे बड़ा बदलाव जब ये पूरा कुंभ खत्म होगा, एज ए इकोनॉमिस्ट जो मुझे दिखाई देगा, वो ये दिखाया कि इंडिया की GDP जो है, जो अभी 6.4 बताई गई है, उसमें कम से कम ये 1% का बढ़ोतरी करेगा, इंडिया का नॉमिनल GDP में भी और रियल GDP में। आपको भी लग रहा है कि एक तो उसका प्रचार प्रसार है ही, अर्थव्यवस्था इतनी उसमें जुड़ेगी, लेकिन साथ साथ जो दुनिया में इसका प्रचार हो रहा है सनातन का, हाँ, अब बड़े बड़े विदेशी आ रहे हैं। मैं यह समझना चाहता हूं कि आज जो बार बार कहा जा रहा है कुंभ में खोने की बात आ रही है, मुझे लगता है कुंभ में खोया नहीं, बल्कि लोग पाने के लिए आते हैं। और किस प्रकार से भारत विश्व गुरु बनेगा, और हमारे जो क्रांतिकारियों की, हमारे राष्ट्र निर्माताओं की जो संकल्पना थी कि एक महान भारत का निर्माण करेंगे, अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के बीच का जो संघर्ष है, जो हमारे राष्ट्र के निर्माण के में बहुत एक बाधक तत्व है, कैसे वह समाप्त होगा, कैसे लोगों के मन के अंदर जो गंदगी वह कैसे दूर होगी, और सभी जाति, धर्म, पंथों को मिला करके कैसे एक महान भारत का निर्माण करेगा। तो मुझे लगता है कुंभ का यह संदेश बड़ा होना चाहिए, यहाँ खोने के नहीं बल्कि लोग पाने के लिए आते हैं, और हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे इससे जहां पर किसी प्रकार कोई संकीर्णता नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा, कोई एक मार्गदर्शन भी यहाँ से जो है वो निकलेगा, आगे की दिशा जो है वो निकलेगी। लेकिन कुंभ का जो संदेश है वो आपके लिए क्या है आलोक जी? यह अवसर
परमपिता परमात्मा का कह लीजिए या प्रकृति का कह लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं उसका कह लीजिए, ये अवसर प्रदान करती है प्रकृति कि आप आइए, एक साथ आइए, ताकि आपके केवल मन का कलुष दूर ना हो, आपके तन का कलुष दूर ना हो, आपकी मन में, आपकी आत्मा में भी जो विकार हैं वो समाप्त हों और आप मनुष्यता की तरफ अग्रसर हो सकें। हर 4 साल में कुंभ कहीं ना कहीं होता ही होता है, लेकिन महाकुंभ जो है वो 12 सालों में आता है और प्रयागराज का जो महाकुंभ है उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है और इस बार का तो और भी ज़्यादा खास है और कई मायनों में खास है। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, इसी उत्साह के साथ आप सब कुंभ मेला जाएं और वहाँ पे जाके लाभान्वित हो। और जिस तरह की शुद्धि की बात की जा रही है और समागम की बात की जा रही है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हासिल होगा। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब देश ने एचटीवी खोला, हर घर में लग गया कुंभ का मेला। महाकुंभ की शानदार महाकवरेज देखिए एनडीटीवी इंडिया पर।